2 दिन पहले ही एक पेशेंट ने बोला मैम हमने 1 लाख रुपए का तेल खरीदा था, उससे ठीक हो जाएगा। सो ये मिसकंसेप्शन अभी भी इंडिया में है। लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर जाते हैं कि हम मालिश वाला लगा लेंगे और वो ये काम कर देगा। ये कम्प्लीटली एक मिथ है कि मालिश करने से स्ट्रोक ठीक हो जाता है। लकवा, पैरालिसिस, ये सब ठीक हो सकते हैं पूरी तरीके? जी 100%। एक पेशेंट आके गया होता है और वही ट्रीटमेंट तुम दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? इंडिया में जुगाड़ जो चलता है उसको इसका ये सबसे और ये सिर्फ यही पे होता है। तो इलाज है वो भी आजकल पेशेंट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही ढूंढ लेता है। पहले तो पर्चे जाते थे, एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे, आजकल मोबाइल की लिंक ट्रांसफर होती है कि मैंने ये लिंक देख के ये एक्सरसाइज तुम भी ये कर लो और तुम भी ये कर लो। हम सुनते थे कि 50 साल की आगे की उम्र में ही होता है, बट आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि काफी यंग जनरेशन में भी स्ट्रोक हो रहा है। एडवांस्ड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, उसका असर होता है जो स्ट्रोक की वजह से हमें पैरालिसिस होता है? डेफिनेटली, ऑल थैंक्स टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पहले हमने भी नहीं सोचा था कि इस टाइप के ट्रीटमेंट फ्यूचर में अवेलेबल हो सकते हैं। आज स्ट्रोक को या किसी भी टाइप के पैरालिसिस को ठीक करना 100% पॉसिबल है। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, ये क्या प्रोसेस क्या है ये? सो बेसिकली रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वसन। तो क्या हम घर पे फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट नहीं ले सकते फिर? क्या आप किसी डॉक्टर को कभी बोलेंगे कि मैं घर पे एक रूम बना के देती हूँ और घर पे आके सर्जरी करके जाइए? ये तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है, आपको वहाँ पे उस टीम की जरूरत है। न्यूरो रिहैब उतना ही पॉसिबल और सफिशिएंट है? नहीं। सो हेलो, दिस इज हर्षदा एंड वेलकम टू द हेल्दी शो। तो आज हमारे जो गेस्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि स्ट्रोक और पैरालिसिस हो सकता है, इसके चांसेस अब बढ़ गए, ये किस वजह से होता है, ये एक्चुअली क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर ममता बियानी, जो फिजियोथेरेपी की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। रिकवरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक की फाउंडर है और यूएम्स में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की एचओडी। वो लोगों की सेहत और लाइफस्टाइल सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे ऑर्थोपेडिक थेरेपी हो या फिर कार्डियक रिहैब, ड्राई नीडलिंग, पिलाटेस या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हो। उन्होंने हजारों लोगों को दर्द से राहत और बेहतरीन जिंदगी पाने में मदद की है। उनके बेहतरीन काम को टाइम्स हेल्थ आइकॉन, नारी सम्मान अवार्ड और नेशनल बिजनेस अचीवर्स अवार्ड ने सम्मानित किया गया है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, ये क्या होता है और उससे जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। हेलो मैम एंड वेलकम टू दिस शो। थैंक यू। तो सबसे पहले यही जानना है कि ये व्हाट इज स्ट्रोक, क्या है ये? ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूँ स्ट्रोक के बारे में, जिसे हम पैरालिसिस बोलते हैं या लकवा बोलते हैं, इसी तरह के नामों से इसे जाना जाता है। तो स्ट्रोक का मतलब होता है एनी डैमेज, एनी काइंड ऑफ डैमेज इन योर ब्रेन, जिससे आपकी बॉडी का वन साइड और दोनों साइड, या इट्स डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्ट्रोक या डैमेज आपके ब्रेन में हुआ है। कभी कभी वो एक नॉर्मल ब्लीड होता है, कभी कभी उस ब्लीड के लिए हमें सर्जरी तक जाना पड़ता है। न्यूरोसर्जन एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सो आपके ब्रेन का डैमेज डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का स्ट्रोक हुआ है। सो बेसिकली लकवा में एक साइड का बॉडी जो आपका होता है वो इम्पैक्ट कर जाता है, वो वीक हो जाता है, आप उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो उसको लकवा बोला जाता है। सो लकवा, पैरालिसिस जैसी चीज़ें पहले के, अगर मैं आज से 5 साल या 10 साल पहले बात करूं तो हम सुनते थे कि 50 साल की आगे की उम्र में ही होता है। बट आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग जनरेशन में भी स्ट्रोक हो रहा है। इसकी वजह से स्ट्रोक के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। सो ब्रेन में कोई भी हिस्से में अगर डैमेज होता है, वो डैमेज किसी भी वजह से हो सकता है। एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है, या कभी कभी आपका जो हाइपरटेंशन जो होता है, हाइपरटेंशन की वजह से डैमेज हो सकता है। कोई क्लॉट जो बॉडी में ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंच जाता है और उस क्लॉट की वजह से वहाँ पे डैमेज जो हेमरेज होता है वो हो सकता है। सो डैमेज के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी खुद की फिजिकल लाइफस्टाइल और हेल्थ पे। बट
उस डैमेज, पर्टिकुलर एरिया ऑफ डैमेज की वजह से आपकी बॉडी के जो पार्ट है, जो आपका हाथ, पैर, आपका उठने बैठने और चलने पे जो असर पड़ता है, हाँ। उसको हम स्ट्रोक, लकवा या पैरालिसिस बोलते तो ये हैं। तीनों सब एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। Okay. स्ट्रोक इज क्योंकि हम जब सुनते हैं ना ब्रेन स्ट्रोक, तो यहाँ पे कुछ तो डैमेज हुआ होगा, और फिर पैरालिसिस मतलब वन साइड। हाँ, तो स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा ये एक ही चीज है। ओके, सिर्फ नाम अलग है। सिर्फ नाम अलग है। Okay. सिर्फ नाम अलग है। हाँ। कोई इसे पैरालिसिस बोलते हैं, कोई, सो डिपेंड करता है कि अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है तो हम उसको हेमीपैरेसिस बोलते हैं। Okay. अगर ज्यादा आया है तो हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं, मतलब वन तो उसपे साइडेड। भी अलग अलग हाँ, नेम है। देन अगर आपके सिर्फ दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं तो हम हाँ। उसको पैराप्लेजिया बोलते हैं। Okay. अगर आपकी गर्दन के नीचे से ही चारों, आपके दोनों हाथ, दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसको क्वाड्रीप्लेजिया बोलते हैं। सो अलग अलग टाइप की इंजरी में आपके कैसे बॉडी पार्ट पे उसका असर हुआ है, उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। पर जनरल कॉमन पब्लिक इसे लकवा, स्ट्रोक या पैरालिसिस बोलती है। तो एडवांस्ड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है, तो उसका असर होता है जो स्ट्रोक की वजह से हमें पैरालिसिस होता है उसके ऊपर? डेफिनेटली। जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी आज फिजियोथेरेपी में आई है, जिस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, पहले हमने भी नहीं सोचा था कि इस टाइप के ट्रीटमेंट फ्यूचर में अवेलेबल हो सकते हैं। हाँ। आज स्ट्रोक को या किसी भी टाइप के पैरालिसिस को ठीक करना 100% पॉसिबल है, ऑल थैंक्स टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो ये कम्प्लीटली अलग फील्ड है, इसे न्यूरो रिहेबिलिटेशन बोला जाता है। सो स्ट्रोक या पैरालिसिस न्यूरो कंडीशंस के अंदर आता है और इन न्यूरो कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए स्पेशल फिजियोथेरेपी होते हैं, उसे बोला जाता है न्यूरो फिजियोथेरेपी। अब न्यूरो फिजियोथेरेपी में ऑल काइंड ऑफ न्यूरो पेशेंट्स जो आते हैं, जितने भी तरह के न्यूरो केसेस होते हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो आप किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर आपकी स्पाइन में कोई इंजरी हुई है तो पोस्ट सर्जरी SCI जो बोलते हैं उसको, उस टाइप के पेशेंट, देन स्ट्रोक के पेशेंट, देन अगर हम बात करें तो पार्किंसंस के पेशेंट, जितनी भी तरह की न्यूरो रिलेटेड फिजियोथेरेपी होती है उसके पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो न्यूरो रिहैबिलिटेशन के अंदर आता है। उसे न्यूरो रिहैब बोला जाता है। उसे ट्रीट करने वाले जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं दे आर ऑल्सो न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट, क्योंकि हम न्यूरो के पेशेंट को हमें बहुत अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। हम उन्हें जनरल जैसे बैक पेन या नेक पेन के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है वैसे नहीं कर सकते। सो उनके लिए डेडिकेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन एरिया होता है, जहाँ पे आज के ज़माने में अगर मैं बात करूँ तो रोबो से लेके वर्चुअल रियलिटी तक, मैनुअल थेरेपी से लेके मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइजेस तक सब कुछ बदल गया है। सो इस सब को जब हम मिला के जब पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं सो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस जो आज से 5 साल या 7 साल पहले अगर 10% होते थे तो वो अभी 100% तक आ गए हैं। सो जो आपका कन्वेंशनल न्यूरो रिहैब या ट्रीटमेंट के तरीके के साथ जो टेक्नोलॉजी का साथ मिला है उससे हम बहुत हद तक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि न्यूरो रिहैब जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें और जो कन्वेंशनल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनमें फ़र्क होता है? हाँ, सो उनकी डिग्री, अगर हम डिग्री से बात करें तो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी जो करते हैं वो न्यूरो में करते हैं। सो दे आर एक्सपर्ट टू हैंडल, और नॉलेज वाइज भी दे आर एक्सपर्ट टू हैंडल न्यूरो पेशेंट। ओके, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है और न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट्स जो है वो क्या काम करते हैं फिर? सो जैसे आपने देखा होगा MBBS सब करते हैं। हाँ। MBBS के बाद कोई पेडियाट्रिक में करता है, कोई ऑर्थो में करता है, कोई और किसी फील्ड में करता है। इसी तरह बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी BPT होने के बाद कोई स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन करता है, कोई न्यूरो में करता है, कोई ऑर्थो में करता है। सो इस तरह के स्पेशलाइजेशन के बाद वो उनकी एक्सपर्टीज होती है पेशेंट को और ज़्यादा अच्छा
क्वालिटी करते हैं ट्रीटमेंट वो। देने की। राइट। तो क्या ये स्ट्रोक और जो क्या बोलते हैं उसको हम Paralysis. लकवा, पैरालिसिस, ये सब ठीक हो सकते हैं पूरी तरीके से? जी 100% हम, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आ रहा है। आज अगर आपको स्ट्रोक हुआ है, जैसे अगर हम हमारी बात करें हमारे सेंटर में, हम आज पेशेंट को अगर स्ट्रोक हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम आईसीयू से डे 2 से ही उसकी फिजियोथेरेपी, उसका रिहैबिलिटेशन शुरू कर देते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आया है। सो डेफिनेटली अगर आपको 5 साल पहले स्ट्रोक हुआ था और आप आज हमारे पास आए हैं, सो रिकवरी अलग लेवल की होगी। आप अगर मेरे पास 10 साल पुराना केस लेके आए हैं तो अलग होगी, लेकिन अगर आप 10 दिन पहले आए का स्ट्रोक लेके मेरे पास आए हैं, सो डेफिनेटली आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा होंगे। तो जितना पुराना और अनट्रीटेबल केस रहता है, उतना ही डिफ़िकल्ट उसके रिजल्ट्स होते हैं आना। बट जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने के। तो स्ट्रोक में कितने स्टेजेस होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है फिर? सो स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो हम आईसीयू से स्ट्रोक का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब इवन पेशेंट कॉन्शियस भी नहीं रहता है, तब से हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका एकदम अर्ली मोबिलाइजेशन, जो फर्स्ट स्टेज, हाँ, जब आप बिल्कुल फ्रेश स्ट्रोक है एंड आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। देन उसके बाद उसका स्टेज आता है जब आप उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं, देन हम फिर उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं। फिर जब बारी आती है घर जाने की, तो जब घर जा, यहाँ ये ही एक स्टेज होती है जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट अपना ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, या वो तो चलो अभी घर जाते हैं, घर ही पे किसी को बुला लेंगे एंड वहीं पे ट्रीटमेंट कर लेंगे, क्यों ही आना है, क्यों ही सेंटर पे जाना है। या बहुत से लोग फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो मालिश वालों को बुलाएंगे, मालिश करवाएंगे। उस जगह आके पेशेंट का रिकवरी रुक जाता है। उस जगह आके पेशेंट की डायरेक्शन बदल जाती है, ट्रीटमेंट की डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, घर जाते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सो पेशेंट भी ये सोचता है कि घर ही आके आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, बट घर पे जो ट्रीटमेंट होता है और जो रिहैब सेंटर में ट्रीटमेंट होता है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वो सबकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो रुक जाते हैं। एंड फिर कुछ टाइम निकलने के बाद आफ्टर 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ पेशेंट एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे अब मेरी ज़िंदगी इसी तरह निकालनी है। तो क्या हम घर पे फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट नहीं ले सकते फिर? अगर मैं बात करूँ न्यूरो रिहैब की, तो नहीं, वो घर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एनवायरनमेंट, जो सेटअप की आपको ज़रूरत है एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, आपको क्या लगता है आप किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में जाके एडमिट होके ओटी के अंदर ही क्यों कराते हैं? आप डॉक्टर को घर बुला के घर में क्यों नहीं करवा लेते? जो एनवायरनमेंट या जिस तरह का हमें रिहैब सेंटर में हम पेशेंट फ्रेंडली वहाँ पे जो बनाते हैं एरिया, वहाँ पे जो स्टाफ, वहाँ का जो मशीन का रिक्वायरमेंट। अगर मुझे एक बात बताइए, पेशेंट घर पे फिजियोथेरेपी से ठीक होता तो सेंटर्स क्यों बनाए जाते हैं? क्या आप किसी डॉक्टर को कभी बोलेंगे कि आप, मैं घर पे एक रूम बना के देती हूँ और घर पे आके सर्जरी करके जाइए? ये तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे उस टीम की ज़रूरत है, वो सारे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, वो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, राइट? वो घर पे पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं एक स्ट्रोक पेशेंट के रिहैब की बात करूँ, सो उसे एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट, मशीन और एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत है। अगर हम रिहैब की बात की जाए तो हम हमारे सेंटर में सुबह 2 घंटे और शाम को 2 से 3 घंटे रिहैब ट्रीटमेंट देते हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप घर में एक आपके कंफर्टेबल जोन में, एक एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई आएगा 1 घंटा आपके हाथ पैर हिलाएगा एंड अगेन नेक्स्ट 23 आवर्स आप वापस से उसी पोजीशन में बैठे हो, तो आप ठीक हो पाएंगे? नहीं पॉसिबल है। आपको उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए उस एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है, सपोर्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मशीनों की ज़रूरत होती है।
आज रिहैब में हम वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, रोबोट्स का यूज़ करते हैं। Right. ये सब जहाँ अवेलेबल होता है वहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट जाके लेते हैं तो हो सकता है कि आपका 1 साल का रिकवरी 3 महीने में आ जाए। हो सकता है कि जो टास्क पॉसिबल नहीं हो वो पॉसिबल हो जाए। मुझे इससे ना एक बात याद आ गई, वो कहते हैं ना कि भगवान तो हर जगह है, घर पे भी है, तो हम मंदिर क्यों जाते मंदिर हैं? क्यों जाते हैं, राइट। वहाँ की एनर्जी, वहाँ का जो सब कुछ है, तो वो असर करता है हम पे भी। तो Definitely. सेम ही है ये। डेफिनेटली आपको अगर किसी पर्टिकुलर रिजल्ट्स का रिक्वायरमेंट है या प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, तो एक्सपर्ट्स आपको के एक पास जाना ही रिहैब पड़ेगा। सेंटर जाके ही अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ना कि घर पे किसी को बुला के या फिर मालिश करवा के। हाँ, ये भी बहुत होता है ना कि थोड़ा सा लकवा या फिर वो पैरालिसिस आता है तो बुलाते हैं किसी ये को बहुत और नहीं होता, मालिश। मुझे लगता है 90% ऑफ द टाइम यही यही होता है कि लोग 1-1 लाख रुपए तेल मालिश में खर्चा क्या करते बोल हैं। रहे हो आप? मुझे तो 2 दिन पहले ही एक पेशेंट ने बोला हाँ। कि मैम हमने 1 लाख रुपए का तेल खरीदा था, उससे Oh ठीक हो God. जाएगा। सो ये मिसकंसेप्शन अभी भी इंडिया में है कि स्ट्रोक हुआ है तो आपको तेल मालिश करना है। लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर जाते हैं कि हम मालिश वाला लगा लेंगे और वो ये काम कर देगा, सो उससे ये ठीक हो जाएंगे। सो इंडिया तो में मालिश का कितना असर पड़ता है? फिर ये कोई असर ही नहीं होता है उसका? जी नहीं, कोई असर नहीं है। ओह, ये कम्प्लीटली एक मिथ है कि मालिश करने से स्ट्रोक ठीक हो जाता है। अच्छा। आज भी बहुत सारे लोग अपना एक बिजनेस चलाते हैं, वो घर घर जाके मालिश करते हैं एंड दे से दे आर एक्सपर्ट फॉर स्ट्रोक, पैरालिसिस उनका के बिजनेस पेशेंट। चल जाता है वो लेकिन मालिश पेशेंट में को वो मालिश में स्पेशलिटी है पैरालिसिस के पेशेंट की, ओह, उनकी। तो वो इतना चलता है उनका कि उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते। बाप रे। तो ऐसे भी लोग हैं। सो ये कम्प्लीटली मिथ है कि मालिश कराने से स्ट्रोक ठीक हो जाता है। ओके, तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो उस कंडीशन में पैरालिसिस हो ही जाता है, मतलब डैमेज हो हाँ, सकता है पूरा? दिस इज 100% कि अगर आपके ब्रेन में कोई डैमेज है सो वो आपके बॉडी पार्ट्स पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, तो वो कम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का डैमेज हुआ है ब्रेन में। जैसे अभी आपने बताया कि कितने स्टेजेस होते हैं उसमें, तो जब घर जाता है पेशेंट तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी कुछ कुछ मिस्टेक करते हैं, तो वो क्या मिस्टेक करते हैं जो नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट एक बार घर गया तो वो बेड बाउंड हो जाता है, वो अपने पलंग से उठता ही नहीं है। कोशिश ही और हमें भी लगता है कि हमारा पेशेंट है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दें, हर चीज़ हम फोर्स नहीं कर पाते। और जैसे ही हम भी घर में जाते हैं, हम लोग भी सब अपने अपने काम में चलने लग जाते हैं। तो हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि हम पेशेंट को हर 2 घंटे में या 1 घंटे में एक्सरसाइज कराएं या मूवमेंट कराएं या उसको कुछ तो करवाएं। सो बेसिकली वो जितना ज़्यादा बेड बाउंड होते हैं उतना ज़्यादा वो डिपेंडेंट होते जाते हैं, देन उनका मसल का वीकनेस बढ़ता जाता है, उनका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। तो वो पेशेंट प्रोग्रेस करने की बजाय वो और ज़्यादा डिपेंडेंट डिमोरलाइज भी हो सकता है। डिमोरलाइज हो जाता है। तो क्या करना चाहिए फिर रिलेटिव्स ने? सो सबसे सही और सबसे ज़्यादा अच्छा डिसीजन ये रहेगा कि आप पेशेंट का जो रिहैब का जो प्रोसेस है उसे टूटने ही ना दें। ओके। अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं तो भी आप डेली बेसिस पे रिहैब सेंटर जाएं और अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। आप ट्रीटमेंट को ब्रेक ना होने दें। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि पेशेंस नहीं रहता। जैसे ही हम बोलते हैं कि 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, वो सुनते ही पेशेंट 3 महीने आना पड़ेगा, 6 महीने आना पड़ेगा, तो वो वहीं पे उनका पेशेंस लेवल टूट जाता है। सो पेशेंस रखना ही पड़ता है उसमें। देयर इज नो फास्ट फॉरवर्ड थिंग और देयर इज नो शॉर्टकट इन रिहैब। थोड़ी स्लो प्रोसेस है कि ये स्लो प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। आप इससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको वो प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके, तो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या अवॉइड कर सकते हैं हम इस बारे में? तो अगर हम रिहैब में बात करें तो पेशेंट को
एक्टिव रहना चाहिए। जितना एक्टिव वो रहेंगे उतना जल्दी वो उससे बाहर आएंगे। हाइड्रोथेरेपी इज अगेन अ वेरी गुड सॉल्यूशन और द ट्रीटमेंट अवेलेबल। वो क्या होता है? हाइड्रोथेरेपी जो भी एक्सरसाइज होती है पेशेंट की, स्ट्रोक के पेशेंट की, वो हम एक टेम्परेचर कंट्रोल पूल के अंदर लेते हैं। ओके। और उसको लेने वाले भी एक्सपर्ट होते हैं। ओह। ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके पेशेंट की एक्सरसाइज ले। हाँ। सो हाइड्रोथेरेपी के भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो ट्रेन होते हैं कि इस टाइप के पेशेंट की कौन सी एक्सरसाइज लेनी है और उन्हें उनको पानी पता के होता है अंदर फिर। कैसे हैंडल किया जाता है। राइट। सो हाइड्रोथेरेपी इज अगेन अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। वो उनको अपने न्यूरो रिहैब के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आप अपने रिजल्ट्स को की जो स्पीड है उसको बहुत फास्ट कर सकते हैं अगर आप उसको हाइड्रोथेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट जो है उनके सेंटर में जाना चाहिए, वहीं से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट ज़्यादा महंगी होती है और कैसी होती है या अफोर्डेबल होती है? ये डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट कहाँ ले रहे हैं। हाँ। अगर हम नहीं, किसी किसी को लगता है ना कि ये थोड़ा मतलब सेंटर में जाए, एक्सपर्ट के पास जाए तो ये बहुत महंगा हो जाएगा, तो इसीलिए हाँ, घर पर ही रहो। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंटर में जा रहे हो। आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो 3 स्टार कैटेगरी भी है, 5 स्टार भी है, 7 स्टार भी है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के होटल में जा रहे हैं, राइट। तो उतना महंगा आपका बिल आता है। सो रिहैब जरूरी नहीं है कि सारे रिहैब सेंटर अफोर्डेबल नहीं है। रिहैब सेंटर्स अफोर्डेबल होते हैं, बट आपको ये देखना है कि आपके नियर बाय जोन में कौन से अच्छे रिहैब सेंटर हैं, वहाँ के रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं, वो आपके पैकेज में या आपके पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है। और बहुत सारे इंडिया में अभी इतने अच्छे रिहैब सेंटर बन गए जहाँ पे स्टे फैसिलिटी अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है आप अगर बोलेंगे कि हमारे सिटी में तो रिहैब सेंटर ही नहीं है, तो किसी दूसरी सिटी के रिहैब इंडिया में सर्च कर सकते हैं। हाँ। और वहाँ पे स्टे फैसिलिटी अवेलेबल होती है, फूड फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप वहाँ जाके रह सकते हैं। आप वहाँ रह के अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। सो आजकल बहुत लाइक मैक्सिमम 80% ऑफ द रिहैब सेंटर्स स्टे फैसिलिटी के साथ खुले हुए हैं, क्योंकि पेशेंट दूर दूर से आते हैं तो वो वहाँ रह के और ट्रीटमेंट लेके अपने घर वापस जा सकते हैं। मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि फिजियोथेरेपिस्ट मतलब एक्सरसाइज करवाते हैं या फिर मसाज देते हैं, उनके पास मत जाओ, क्या ही होता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। या फिर एक पेशेंट आके गया होता है और वही ट्रीटमेंट तुम दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? सो इंडिया में जुगाड़ जो चलता है उसको इसका ये सबसे और ये सिर्फ यही पे होता है। तो इवन इन मेडिकल वो वहाँ पे भी चलता है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फिजियोथेरेपी मतलब सिर्फ एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी मतलब मसाज। मुझे एक बात बताइए, ये फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं बट वो उस एक्सरसाइज के स्पेशलिस्ट होते हैं। वो एक्सरसाइज कस्टमाइज एक्सरसाइज होती है। जो चीज़ आपको जिस एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है वो सेम एक्सरसाइज की ज़रूरत मुझे है। आपका फिटनेस लेवल अलग हो सकता है, मेरा फिटनेस आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। तो ये जो हम पर्चा लेके घूमते हैं कि मुझे ये पेज दिया था, वही पेज आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आजकल तो वहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं है। लोग YouTube खोलते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, एक्सरसाइज ढूंढते हैं, वो सबसे आसान लगता है उनको। वो सबसे आसान लगता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था। वो बोले पहले बहुत तकलीफ थी बट मैंने YouTube पे 4 एक्सरसाइज देखी, उसके बाद कम हो गया, अभी थोड़ा बचा है उतना आप कर दीजिए। तो वो अपना जो इलाज है वो भी आजकल पेशेंट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही ढूंढ लेता है। तो पहले तो पर्चे जाते थे, एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे, आजकल मोबाइल की लिंक ट्रांसफर होती है कि मैंने ये लिंक देख के ये एक्सरसाइज तुम भी ये कर लो और तुम भी ये कर लो। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको जाके देखवाना चाहिए कि आपकी सीवियरिटी कितनी है। आपको किस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन उस बीमारी का इलाज वो वीडियो देख के या वो पर्चा देख के कराया जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस दर्द का कारण क्या है या वो कितना सीवियर है। तो जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके वो चेक करवा के और आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे सही डायरेक्शन में,
आई डोंट थिंक वो आपको बेनिफिट देगा. Right. सो रेदर देन सर्चिंग ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और आपके दोस्त ने जो किया या आपके रिलेटिव ने जो किया वो आप करें, उसकी वजह ये आपका शरीर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको खुद जाके किसी एक्सपर्ट्स को दिखा के एंड आपकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से वो एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट करके लेना Okay. चाहिए. और किस तरह के पेशेंट्स और रिलेटिव्स आपके पास आते हैं और क्या पूछते हैं आप? सो बहुत सी बार जब हम उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर मैं न्यूरो रिहैब की बात करूं जो कि एक बहुत लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट होता है, तो वो जब हम उन्हें बोलते हैं कि इसके लिए 3 महीना लगेगा या 6 महीना या 4 महीना लगेगा, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग, उसका रिकवरी टाइम ही उतना है. तो पेशेंट बोलते मैम 1 महीने में करके दे दो ना. तो कभी कभी शॉर्टकट जो हम लेना चाहते हैं बीमारियों में वो पॉसिबल नहीं होता है. जिस पर्टिकुलर बीमारी का जितना टाइम पीरियड होता है रिकवरी का. मुझे एक बात बताइए, आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट शुरू करते हैं, आप बॉडी, आपको मसल बिल्ड करना होता है, बॉडी बनाना होता है. इज इट पॉसिबल कि आप 4 दिन में कर लें? 24 आवर्स कीजिए, बट 4 दिन में कर लीजिए. इट्स नॉट पॉसिबल. आप 6 महीना 4 महीना वेट करते हो, हाँ. तब जाके आपका शेप दिखने लगता है और आपको पता है कि मुझे हर रोज 2 घंटे ही करना है या 1 घंटे ही करना है. उतना टाइम लगता ही है, उतना टाइम लगता ही है, राइट. तो सेम ट्रीटमेंट में भी वैसा ही होता है कि जिस चीज का जो टाइम पीरियड होता है हम उसमें शॉर्टकट नहीं ले सकते. क्या आप जब आपका फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर को बोलते हो मुझे 1 महीने का प्लास्टर नहीं, 10 दिन में ठीक करके दो, जोड़ के दो, कैसे भी जोड़ के दो. नहीं हो क्यों? सकता. क्योंकि आपका माइंडसेट है कि फ्रैक्चर 1 महीने में मिनिमम 21 डेज में हील होगा. तो वहाँ हम नहीं बोलते कि आप जल्दी ठीक कर दीजिए. सो क्यों हम रिहैबिलिटेशन में हम शॉर्टकट्स या जल्दी की बातें करते हैं. अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको उस चीज को उतना टाइम भी देना पड़ेगा. तो रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, ये क्या प्रोसेस क्या है ये? उसमें भी न्यूरो रिहैब, अलग अलग वर्ड्स हम सुनते हैं, तो क्या होता है ये? सो बेसिकली रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वसन. जो पहले था, जो किसी चीज की वजह से खराब हो गया, उसे पहले जैसा बनाना. ओके. सो स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन होता है, न्यूरो रिहैबिलिटेशन होता है. सो रिहैबिलिटेशन इज योर रिकवरी फेज, जहाँ पे जो आपने खोया है हम उसे फिर से पहले जैसे बनाने के जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड होता है उसमें हम वो ट्रीटमेंट देते हैं. तो ये कौन डिसाइड करता है कि मतलब किस पेशेंट को ये ज़रूरत है रिहैब की, कहाँ जाए? सो एनी पोस्ट ऑप, जितने भी ऑपरेशन के बाद की फिजियोथेरेपी होती हैं या ट्रीटमेंट टाइम पीरियड होता है, जैसे आपने सुना होगा कि आपका ACL का सर्जरी हुआ एंड सर्जरी के बाद जो आप रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हो, पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन, ऑपरेशन के बाद का जो वो फेज होता है जिसमें आप वापस से पहले जैसे बनने के लिए जाते हो, आपकी फुल स्ट्रेंथ के लिए आप एक्सरसाइजेस करते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, वो स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट्स होते हैं. स्ट्रोक, जब आपका स्ट्रोक होता है या जो भी आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, जब आपके न्यूरो फिजिशियन या सर्जन ने बोल दिया कि आप अब हमारी तरफ से क्लियर हैं, फिर वो आपको एक रिहैब एक्सपर्ट के पास भेजते हैं, जहाँ जो आपने खोया है, जो आपका मसल पावर लूज हुआ है या जो आपका स्ट्रेंथ कम हुआ है, उसको आप फिर से रीगेन करने के लिए जाते हो. तो ये सब रिहैबिलिटेशन के अंडर आता है. सो स्पोर्ट्स रिहैब, पोस्ट ऑप रिहैब, न्यूरो रिहैब, ये सब के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको पता होता है कि स्टेज बाय स्टेप बाय स्टेप कैसे इसकी रिकवरी लेके आनी है और पेशेंट को कहीं हद तक पहले जैसा बनाया है. ये जो वर्ड है ना, ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस, ये वर्ड सुनते ही हम डर जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा आगे, और ऐसा एक डर लगता है कि ये कभी मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा. तो ये ठीक नहीं होगा ऐसे ही होता है या ठीक हो जाता है पूरी तरीके से? कुछ सालों पहले तक ये कंसेप्शन के साथ लोग चलते थे कि एक बार स्ट्रोक हुआ तो जिंदगी भर हमें ऐसे ही रहना है, या ना वॉकर के सहारे ही चलना है या लकड़ी के सहारे ही चलना है. क्योंकि पहले उतनी टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी, उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, बट ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आज हर घर बैठा बंदा भी देख लेता है कोई रील, तो उसे पता चलता है कि अरे मेरे घर में तो इसका पेशेंट है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या मुझे ये हुआ है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. तो सोशल मीडिया के जरिए आज लोगों में अवेयरनेस है,
कि वो अपने घर बैठे बैठे भी दूसरी सिटी में अगर ये रिहैब सेंटर्स हैं तो उन्हें पता तो चलता वहाँ है जाके कि एटलीस्ट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ले सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर मैं आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करूँ तो जो स्ट्रोक होते भी अबाउ 50 एज में थे एंड लोग जब पैरालिसिस होता था तो मान लेते थे कि बस अभी ऐसे ही अभी लेकिन life यंग निकालना है। एज में भी ये बट स्टार्ट हुआ है। अभी यंग एज में काफ़ी स्ट्रोक्स हम देख रहे हाँ। हैं। सो इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, टेक्नोलॉजीज बदल गई हैं, ट्रीटमेंट करने के तरीके बदल गए हैं, Right. इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप फाइन मोटर्स मूवमेंट तक में आप पहले जैसे लेके आ सकते हो आपकी स्ट्रेंथ को। तो अभी कहीं ज़्यादा हद तक हम पेशेंट की रिकवरी ले आ सकते हैं Okay. जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प विद द टेक्नोलॉजीज एंड अवेयरनेस। एंड कंटिन्यूटी इज मस्ट। कंटिन्यूटी तो है ही। तो मैम इतनी सारी बातें आपने बताई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ न्यूरो रिहैब उतना ही पॉसिबल और सफिशिएंट है पेशेंट के लिए। नहीं, सो सिर्फ न्यूरो रिहैब इज़ नॉट सफिशिएंट। जब भी आपको स्ट्रोक होता है तो आपके जो भी एक्सपर्ट होते हैं, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन, जो आपका ट्रीटमेंट प्लान या जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं मेडिसिन, आपको उनकी मेडिसिन के साथ एक न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट लेना तो पड़ता है। मेडिसिन भी जरूरी सो है। मेडिसिन भी उतनी ही हद तक उनका गाइडेंस, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग रहती है, ब्लड थिनर्स आपको दिए जाते हैं, वो मेडिसिन साथ में कंटिन्यू करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितने हाइपरटेंशन के लिए आपकी मेडिसिन कंटिन्यू रहती है। Right. अगर उसके साथ और कोई आपका हेल्थ इश्यूज इन्वॉल्व है तो उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक टीम वर्क होता है Okay. जिसमें आपके जो फिजिशियंस होते हैं या जो सर्जन्स होते हैं उसके साथ एक न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट, दोनों मिलके आपकी रिकवरी जर्नी को प्लान करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि ये सब बातें हमें पता नहीं थी तो आपकी वजह से ये सब कुछ मालूम हो गया अभी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू।